ऑल द वियर, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आगे की टॉपिक बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी को आज कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है ना, इधर देखिए। हमें पता है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थ। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये मून है ना। तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ मून को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, मून को अट्रैक्ट करेगा, है ना। मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अर्थ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि मून ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून में से किसका ज्यादा है ना। तो हम बोलेंगे, अगर हमें अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है, फोर्स, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर मास ऑफ अर्थ, है ना, m e ले रहे इसको, मास ऑफ मून छोटा m ले रहे, मास ऑफ मून और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स दोनों में इक्वल ही रहेगा। इसी फोर्स से, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसी फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा और इसी फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ। ये जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा, उसी ही बिल्कुल इक्वल फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जब अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है तो मून इससे अट्रैक्ट होता है और रिजल्टेंट क्या होता है, मून इसके चारों ओर घूमने लगता है। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और अर्थ मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमने लगता है ना। मतलब अर्थ ने अट्रैक्ट किया तो उसकी वजह से मून घूमने लगा। उल्टा क्यों नहीं होता? अर्थ, मून है, अर्थ की तरफ जाने के लिए इसके चारों ओर घूमने लगता है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं होता? दोनों ही एक सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, है ना। जितना अर्थ मून पे उतना ही मून अर्थ पे, फोर्स एक सा है। देखो, फोर्स को हम एक तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। यहाँ का देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होना, जब ये घूमने लगेगा ना तो इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। इसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा, है ना। पहले किसी तेज से चल रहा होगा, किसी मतलब स्पीड से चल रहा होगा, फिर किसी और स्पीड से चलने लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन यहाँ से m इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। और हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन, यहाँ पर एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सीलरेशन ऊपर है, मास नीचे है, मतलब एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब अगर मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखो, अर्थ का मास ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है, तो अर्थ का एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। इसलिए अर्थ इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, अर्थ मूव नहीं होगा। वी कैन नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द मून, बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज जो एक्सीलरेशन होगा, बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम और मोर। अर्थ का मास ज्यादा है एंड therefore the acceleration will be less, acceleration होगा कम। इधर से हमें पता चला, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मास कम है तो एक्सीलरेशन
ज्यादा। तो यहाँ पर मून का मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा, अर्थ का मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। जरूर दोनों अर्थ और मून के बीच में फोर्स एक सा है, जितना अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा उतना ही मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा उतना ही मून अर्थ को। लेकिन हम अर्थ को जाते हुए नहीं देखेंगे मून की तरफ, लेकिन मून अर्थ की तरफ आएगा और उसकी वजह से गोल गोल घूमने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास की, यहां से देखो, मास अगर ज्यादा जैसे कि अर्थ में है तो, जैसे कि अर्थ में है मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम। मून में मास कम है तो एक्सीलरेशन कैसा है, ज्यादा है ना। ये चीज क्लियर होगी। इसको रब करके फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखिए जो हम पढ़ेंगे, उसको पहले बताने से पहले एक चीज बताएंगे। ये समझो धरती है, फ्लोर है ना, ठीक है। यहां पर तुम एक खाली बॉटल को, ये खाली बॉटल है और ढक्कन लगा हुआ है, इस खाली बॉटल को ऊपर से फेंको तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, है ना। यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, जमीन है ना, अर्थ लगा रहा होगा। तो ये बॉटल कैसी फोर्स से नीचे गिर जाएगी, फोर्स से नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिर जाएगी। जितना फोर्स ये अर्थ इस बॉटल पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये बॉटल अर्थ पे भी लगा रही है, पर अर्थ ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि अर्थ जमीन का मास ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो वो नहीं जा सकता, उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, इसका मास कम है तो इसमें एक्सीलरेशन होगा और ये नीचे की तरफ जाएगी, है ना। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सीलरेशन होगा, ये नीचे की तरफ जाएगी। तो कितना फोर्स कितने फोर्स से नीचे जाएगी, फोर्स क्या लग रहा है इसमें, हम क्या बोल सकते हैं, m इंटू जी बोल सकते हैं। और मास में अगर ग्रेविटी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है, वेट, मतलब फोर्स ही वेट है। मतलब जितना उसका वेट है इस बॉटल का उतने ही फोर्स के साथ ये नीचे जा रही है, ठीक है। अब इस बॉटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टब लेंगे, इस टब में हम क्या भरेंगे, एक टब लेंगे, इस टब में हम भरेंगे पानी, इस टब में हम पानी भरेंगे, ठीक है, वाटर। अब फिर से हम इसको यहीं से नीचे फेंकेंगे, है ना, इसको इसके अंदर डालेंगे, इस टब के पानी के अंदर डालेंगे। अभी हम ऊपर से छोड़ रहे हैं तो कौन खींच रहा है इसको, अर्थ खींच रहा है, किस फोर्स के साथ, mg फोर्स के साथ अर्थ इसको खींच रहा है। लेकिन जैसे ये पानी में जाएगी, ये बॉटल हल्की सी पानी में चली गई, अब आप इसको नीचे धक्का देने की कोशिश करना, है ना, एक्सपेरिमेंट करना। एक खाली बॉटल लेना, उसको पानी में नीचे डालना, आप नीचे नहीं डाल पाओगे, मतलब नीचे आप फोर्स लगाओगे तो आपको लगेगा नीचे से भी कोई फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। इसकी वजह से आप जैसे आप उसको अंदर करने की कोशिश करोगे, वो छोड़ोगे, वो वापस बाहर आ जाएगी, फिर अंदर करने की कोशिश करोगे, वो फिर वापस आ जाएगी। किसको लेना है, खाली बॉटल को। तो हमने इसको अंदर करने की कोशिश करा, ये वापस बाहर आ गई, है ना। क्यों आ गई वापस बाहर, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी कोई फोर्स लगा रहा है, मतलब नीचे से भी कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। यहाँ पर तो एक फोर्स नीचे लग रहा है, वो कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। पर नीचे से कोई ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो बॉटल नीचे चली जाती,
पर बॉटल नीचे नहीं जा पा रही है, जरूर नीचे फोर्स है फिर भी बॉटल नीचे नहीं जा पा रही है। इससे हमें पता चलता है कि जरूर कुछ ना कुछ कोई नीचे से भी फोर्स लगा रहा है ना। जब भी वो नीचे नहीं जा पा रही है, नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो पता है क्या होता है, यहाँ पर जो ये पानी है, वाटर है, ये पानी है, ये लगाता है ऊपर की तरफ फोर्स, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स। ये चीज समझ में आ गया होगा। जो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंस फोर्स, बॉयंस फोर्स, बॉयंस फोर्स, या इसको बोलते हैं हम बॉयंसी, है ना। समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, बॉयंसी। बॉयंसी मतलब पानी ऊपर की तरफ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे बॉयंसी। इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, इसकी हेडिंग नहीं देते, थोड़ा सा जस्ट स्लाइड नीचे कर लेते इसको। क्लियर है? हाँ, बॉयंसी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये चीज तो आगे भी समझ में। इसकी हम डेफिनेशन लिखें, द अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स exerted, exerted by, the upward force exerted by water on any object, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं is called upthrust। क्या बोलते हैं उसको, upthrust, या तो फिर और बॉयंसी। ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, है ना। इधर देखो, हमने नेक्स्ट क्या किया, ये हमने दो टब लिए, है ना। दोनों टब में हमने क्या भरा, दोनों टब लिया और दोनों टब में हमने क्या भरा, पानी भरा। दोनों टब में हमने पानी भरा, पानी को फिल किया, दोनों टब में पानी भरा, वाटर दोनों टब में। ठीक है, अब हमने एक टब में डाला, एक टब में हमने डाला कॉर्क, कॉर्क को हम अंदर डालेंगे। और एक टब में हम डालेंगे किसको अंदर, आयरन नेल, नेल, आयरन नेल जो कील होती है ना, कील, उसको अंदर डालेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने कॉर्क को अंदर डालने के लिए किया, सबसे पहले कॉर्क पे यहाँ जैसे ही हमने यहाँ कॉर्क को डाला अंदर की तरफ, तो कॉर्क पे दो फोर्स एक्सर्ट हुए। एक नीचे की तरफ कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको अर्थ खींच रहा है, नीचे से अर्थ से जुड़ा हुआ है ना, अर्थ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। mg वाला फोर्स एक्ट हुआ, F इज इक्वल टू mg। इसकी बात समझ में आ रही है। और दूसरा फोर्स ये पानी, पानी कर रहा ऊपर की तरफ, कौन सा, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स, पानी दे रहा है। लेकिन ये जो था ना, ये कॉर्क नीचे नहीं गया, ये कॉर्क नीचे नहीं गया,
ये फ्लोट करता रहा, ऊपर ही रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपथ्रस्ट फोर्स था ऊपर की तरफ वो ज्यादा था, अपथ्रस्ट ज्यादा था और ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, ग्रेविटेशनल फोर्स कम था। इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर। इस केस में क्या है हमारा, अपथ्रस्ट ज्यादा है ना, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम है इसकी कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जैसे ही हमने नेल को डालने की कोशिश करी यहाँ पर, तो नेल तुरंत कहाँ चली गई, अंदर चली गई और अंदर जाके इस तरीके से बैठ गई, है ना। ये नेल अंदर चली गई पानी के अंदर। इस पर भी दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे थे, नीचे की तरफ वही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इस पर mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ये नीचे की तरफ गई, जो नीचे वाला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज्यादा था, इसलिए नीचे चली गई। और अपथ्रस्ट क्या था, अपथ्रस्ट क्या था, कम था, नीचे की तरफ मतलब थ्रस्ट कम था, अपथ्रस्ट फोर्स कम था, है ना। इसको हम बता रहे हैं यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स था ज्यादा, मोर था, और ग्रेविटेशनल फोर्स लेस था, इसलिए ये फ्लोट करता रहा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मोर था इसलिए नीचे की तरफ चला गया, और अपथ्रस्ट फोर्स कम था इसलिए ये ऊपर नहीं रहा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई है। अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, बात ऐसे क्यों कि अब जब हमने कॉर्क को लिया, ऐसी बात क्यों हुई कि कॉर्क को लिया तो कॉर्क में अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा था, और जो हमने कील ली, नेल लिया, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, है ना। क्यों होगा इस तरीके से, इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पर, इसलिए होगा क्योंकि जो डेंसिटी एक टर्म होता है, डेंसिटी को हम यहाँ एक नया टर्म डिफाइन करेंगे। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब डेंसिटी को हम डी से डिनोट करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम मतलब मास, वी मतलब वॉल्यूम, है ना। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, अगर हम बोलते हैं 1 मीटर क्यूब का मास कितना है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, पानी से, है ना। ये हमने पानी लिया, जो पानी की डेंसिटी होती है वो होती है, जो हम मानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अगर हम 1 मीटर क्यूब पानी ले लेना तो उसका वजन होगा 1000 kg, तो इसका 1000 kg पर मीटर क्यूब पानी की डेंसिटी है। ये डेंसिटी ज्यादातर हम लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और उसके आगे भी, है ना, इतनी कुछ रहती है लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, जो पानी है इसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कॉर्क ली थी हमने, क्या ली, कॉर्क करेगी फ्लोट, तो जिसकी डेंसिटी पानी से कम हो, कॉर्क की डेंसिटी, जो डेंसिटी अगर पानी से कम हो तो वो फ्लोट करेगा। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इसकी डेंसिटी कम है ना, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसकी डेंसिटी कम है। अगर कॉर्क की डेंसिटी किससे कम है, पानी से कम है, पानी से कम है तो कॉर्क क्या करेगी, फ्लोट करेगी, है ना, नीचे नहीं जाएगी। द डेंसिटी ऑफ, जो कम डेंस होते हैं ना उन पर जो वाटर है ना वो अपथ्रस्ट ज्यादा लगाता है, वो बायोएंसी फोर्स ज्यादा लगाता है, बायोएंसी फोर्स ज्यादा लगाता है। तो अगर कोई
में आई? वाई कॉर्क फ्लोट ऑन वाटर, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन वाटर। जो कॉर्क की डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कॉर्क का जो मास है, वजन मास है, पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो कॉर्क का क्या है? कम है। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन वाटर। और वाटर का जो पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वाटर का, वो कैसा है? ज्यादा है ना। तो द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन वाटर, देयरफॉर द upthrust force on cork, the upthrust force on cork is more than water, hence cork floats on water। क्लियर है ये? इसकी जगह अगर हम नेल ले लें, आयरन की नेल ले लें, तो वो कुछ समय बाद जाने वाली है पानी के अंदर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि जो आयरन की डेंसिटी है वो ज्यादा है ना। इसको अगर हम लिखना चाहें, द डेंसिटी ऑफ आयरन, है ना, अंदर चली जाएगी। ये चीज आ रहा है समझ में? इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे? The density of iron nail is more, the density of iron nail is more than water, so the gravitational force on iron nail is more as compared to upthrust force, hence iron nail sinks in water, डूब जाएगी पानी में, sinks in water। क्लियर है क्या ये चीज? है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इतना तो ये चीज समझ में आ गया है ना। इसका मतलब इतनी चीज समझ में आ गई है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, दिमाग में रख लो ये बात, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका बायोएंस फोर्स कम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका बायोएंस फोर्स कम, जिसकी डेंसिटी कम उसका बायोएंस फोर्स ज्यादा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। बायोएंस को ही हम अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, है ना। यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो इसके लिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। थैंक यू।